नमस्कार, डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और इस कार्यक्रम में हम कोविड-19 को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। और जब कोविड-19 आया था तो हम बहुत कुछ उसके बारे में जानते नहीं थे। फिर धीरे धीरे वेरिएंट्स आते गए और उनके बारे में कुछ जानकारियां हम तक पहुंचने लगी और हम सचेत भी होने लगे। और अब एक लहर गुजरी, दूसरी लहर अभी चल रही थी कि तीसरी लहर की बात आने लगी और एक नए वेरिएंट पर पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। तो हमने चाहा कि डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में भी इस नए वेरिएंट को लेकर, कोविड को लेकर चर्चा करते हैं। तो हमारे साथ आज के कार्यक्रम में मौजूद हैं डॉक्टर आशीष भल्ला, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन, पीजीआई चंडीगढ़। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, जब हम कोविड की बात करते हैं तो कोविड-19 आया और उसके बाद वेरिएंट्स की चर्चा होने लगी। कोविड-19 फिर वेरिएंट्स और अब नए वेरिएंट्स पर बात हो रही है। ये जो वेरिएंट्स हैं, ये बदलाव है, जो रूप बदलता है वायरस अपने आप में और फिर हम उसको नाम देते हैं, ये क्या प्रक्रिया है वैसे? देखिए, ऐसा है कि हम पहले भी इस पे बहुत चर्चा कर चुके हैं कि जब भी एक कोई नया वायरस आता है हम उससे लड़ने के लिए कुछ हथियार इस्तेमाल करते हैं। दवाइयाँ हैं, वैक्सीन है। तो उस हथियार इस्तेमाल करने से बचने के लिए वायरस अपना रूप चेंज कर लेता है। अब वो रूप जब भी चेंज करते हैं या रूप जब भी चेंज होता है तो दो ऑप्शन हैं, या तो वो ज़्यादा विरुलेंट होता है या माइल्ड हो जाता है। तो वो हमेशा ये टसल चलती रहती है साइंटिस्ट और वायरसेस के बीच में। मैं पिछली बार भी ये बात कह के गया था कि वायरसेस हमसे बहुत स्मार्ट हैं, वो हमसे बहुत आगे हैं। हमसे दवाइयों से बचने के लिए उनके पास बहुत से ऐसे हथियार हैं। तो वो अपने आप का रूप चेंज कर लेते हैं, म्यूटेशंस हो जाती हैं उसमें। वो म्यूटेशन कुछ तो वैक्सीन प्रेशर, ड्रग प्रेशर और कुछ नेचुरल वेरिएशंस उनमें आती हैं जब वो दूसरे वायरसेस के साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो कुछ उनका पोर्शन, कुछ अपना पोर्शन, तो इस तरीके से वो चेंज हो जाते हैं। जो हम एक WHO में एक प्रक्रिया है जिसमें कि कुछ ग्रीक अल्फ़ाबेट्स के ऊपर वायरसेस के नाम रखे जाते हैं। तो इस बार जो आने वाले थे वो न्यू और शी थे, लेकिन कुछ कारणों से उन्होंने कहा कि अगर न्यू रखेंगे तो लोग कहेंगे कि न्यू वायरस, तो इसीलिए वो नहीं किया गया। शी के लिए भी यही चीज़, तो इसीलिए उन्होंने अब ये इसको ओमिक्रॉन नाम दिया है। इसके बाद क्या आएगा, उसको क्या नाम देंगे, वो दे आर देयर टू डिसाइड। बट इस तरह से एक कंटिन्यूटी बनी रहती है कि कोविड-19 ओमिक्रॉन वेरिएंट, अगला कुछ आएगा तो उसको अगला नाम दिया जाएगा। तो कोविड-19 ओमिक्रॉन वायरस जब मिला और नाम पड़ गया और उसके बाद विश्व भर में चर्चा होने लगी। शुरुआती दौर पर ही हमने ये देखा कि विश्व क्या, हम भी थोड़े पैनिक होने लगे। हालांकि हमारे यहाँ पहले कोई केस नहीं था। क्या इतना पैनिक होना ज़रूरी है? देखिए, हम बहुत बार ये बात पहले भी कर चुके हैं, दोबारा पिछली बार भी शायद मैंने यही बोला था कि कोई भी जो पैंडेमिक आती है उसकी एक डेफिनेटिव लाइफ स्पैन होता है। जो हम देखते हैं 2 से 2.5 साल के बीच में वो पैंडेमिक ख़त्म हो जाती है। वो पैंडेमिक ख़त्म, वायरस ख़त्म नहीं होता, वायरस का रूप बदल जाता है। वायरस जब भी चेंज लेता है, या तो जैसे मैंने कहा ज़्यादा विरुलेंट या ज़्यादा माइल्ड। अगर वो ज़्यादा विरुलेंट होगा, जैसे कि सेकेंड वेव में हुआ, तो आपके केसेस बहुत तेज़ी से ऊपर जाएंगे, मोर्टेलिटी बढ़ेगी, सब कुछ होगा। लेकिन अगर वो माइल्ड होगा तो केसेस भले ही आपके बढ़ जाएंगे, पर क्योंकि वो डिजीज़ माइल्ड है तो वो लोगों को इम्यूनिटी दे के ख़त्म हो जाएगा और वो आपके एक रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। उसका क्लासिकल एग्जाम्पल है इन्फ्लुएंज़ा वायरस, जो कि जब 2009 में आया तो H1N1 स्वाइन फ्लू बहुत ज़्यादा उसकी चर्चा हुई। लेकिन आज की डेट में अगर H1N1 स्वाइन फ्लू वायरस हम डिटेक्ट करते हैं तो हम उसको कहते हैं कि ठीक है, पार्ट है
सीजनल वायरस उसने बाकी जो सीजनल इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन थे जी। उसको रिप्लेस कर दिया जी। और माइल्ड हो गया। कुछ लोगों में वो अभी भी ज़्यादा डिजीज़ कर रहा है, लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जी। पैनिक होना या नहीं होना, जहाँ पे ये डिटेक्ट किया गया साउथ अफ्रीका में, उन्होंने देखा कि बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। लास्ट 1-2 दिन पहले एक हांगकांग से कोई एक रिपोर्ट आई है कि 2 लोग पॉजिटिव हुए, उनका कोई आपस में कांटेक्ट नहीं था, एक ही होटल में क्वारंटाइन थे। जी। शायद उनका सिर्फ इतना कांटेक्ट था कि उनके कमरे के बाहर खाना रखा होता था, वो दरवाज़ा खोलते थे जी। और हो सकता है वो कॉरिडोर में कुछ वायरस हो और वो एक दूसरे को ट्रांसमिट हो गया। अगर इतनी तेज़ी से फैल रहा है और माइल्ड डिजीज़ है तो ये शायद अच्छा है। जी। क्योंकि अगर ये वैक्सीन इम्यूनिटी को बाईपास भी कर रहा है तो भी इवेड भी कर रहा है तो भी ये एक बूस्टर इन्फेक्शन, माइल्ड इन्फेक्शन करके आपको ख़त्म हो जाएगा और प्रोबेबली आपकी जो इम्यूनिटी पहले थी उसको थोड़ा सा और बढ़ा देगा एज अ लाइव म्यूटेंट वायरस माइल्ड डिजीज़ करके। लेकिन जो सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि अभी भी हमें शुरुआती जो दौर में आया तो माइल्ड डिजीज़ ही कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं कर रहा है। लेकिन जब कोविड-19 भी आया तो मेजॉरिटी लोगों में, चंडीगढ़ में आपको अगर याद हो तो बापूधाम कॉलोनी में माइल्ड डिजीज़ था, किसी को कुछ मेजर सिम्टम नहीं हुए, लेकिन जब सेकेंड टाइम आया तो ज़्यादा बढ़ गया था। क्या ऐसा होगा हमें नहीं मालूम। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि इसकी जो अच्छी चीज़ें हैं, इसकी प्रिकॉशन में कोई फ़र्क नहीं आया। आपको N95 मास्क जैसे आपने पहनना है वही पहनना है, आपने मास्क पहन के रहना है, आपने हैंड सैनिटाइज करना है और आपने जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करना है। ये 3 चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं। दवाइयाँ जो इफ़ेक्टिव थी कोविड-19 के बाकी वेरिएंट्स के अगेंस्ट, वही दवाइयाँ इसमें भी अभी तक के लिए कह रहे हैं इफ़ेक्टिव है। वैक्सीन जो हम अभी तक देते आ रहे हैं, ऐसा कुछ खबर है यूएस से कि जो लोग फाइज़र वैक्सीन जिन्होंने लिया हुआ है या कोविशील्ड भी जिन्होंने लिया हुआ है, उनको भी इन्फेक्शन हो रही है पर माइल्ड हो रही है। ये हमने पहले ही कहा है कि वैक्सीन जो हैं हमारे वो क्यूरेटिव इंटेंट से नहीं है, वो प्रिवेंटिव इंटेंट से हैं और प्रिवेंशन सिर्फ इतनी कि वो आपको सीवियर डिजीज़ होने से रोकेंगे। बिल्कुल। तो क्या वही हो रहा है कि सीवियर डिजीज़ नहीं हो रही वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स में, लेकिन जो अनवैक्सीनेटेड हैं उनमें शायद ज़्यादा बीमारी हो? अभी तक पूरी तरह से पिक्चर बहुत क्लियर नहीं है। जी, लेकिन हमारे जो दर्शक हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि बचाव में ही बचाव है। बिल्कुल सही। और प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं वो यही है कि आपको मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और हैंड सैनिटाइज करना है। ये बहुत ज़रूरी है और अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है तो तुरंत करवा लें, क्योंकि सिवियरिटी जो है वो तभी नहीं होगी कि अगर आपने टीकाकरण करवाया हुआ है कोविड-19 का। आप कहीं भी चले जाएं, आप भी किसी भी अस्पताल में जाएंगे तो तुरंत आपको टीका लगा दिया जाएगा और उसके बाद 2 डोजेज़ लगती है। फुली वैक्सीनेटेड होने से आप अपने आप को भी बचा रहे हैं, दूसरों को भी बचा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम अपना पहले बचाव करेंगे तभी तो दूसरों को बचा पाएंगे। डॉक्टर साहब, जब हम ओमिक्रॉन की बात करते हैं, कोविड-19 में हमारे पास सिम्टम्स आते थे कि बुखार हुआ, कोल्ड हुआ और उसमें था कि सांस बड़ी फूलती थी। तो अभी तक की ओमिक्रॉन की जो खबरें हम सुनते हैं या कहीं डिस्कशंस होती हैं उसमें ये आ रहा है कि इसमें सांस नहीं फूलती, लेकिन अगर कुछ लग रहा है कि लेंगरॉन हो रहा है, बुखार ज़्यादा हो रहा है, 100-101 के आसपास रहा है, लेकिन आपका कोल्ड ठीक नहीं हो रहा, तो विशेषज्ञ की सलाह ले लेनी चाहिए। जी, ज़रूरी बात है, बहुत ज़रूरी बात है। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे वायरसेस हैं। अभी रिसेंटली हमने एक और वायरस के बारे में देखा, नोरो वायरस, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट हुआ।
48 से 72 घंटे के लिए हाई ग्रेड फीवर, वॉमिटिंग, डायरिया, बुखार होता था, उल्टियाँ होती थी, लेकिन वो 48 से 72 घंटे में ठीक हो जाता था। उसमें कोई मेजर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आते थे। डेंगी इस बार जो आया उसमें बुखार लगातार चलते जा रहा था, 5 से 7 दिन तक चलते जा रहा था, और जिगर, किडनी, लंग्स, हार्ट सबके ऊपर असर कर रहा था। तो अगर आपके पास आपको कोई बुखार एक आधा 2 दिन के लिए रहता है, हमारे पास कोई डेफिनेटिव इलाज तो नहीं है किसी भी वायरसेस के बहुत ज़्यादा, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना है। बुखार है तो बुखार कम करने के लिए पैरासीटामोल की गोली खानी है हमें। और अगर आपका बुखार 48 से 72 घंटे में ठीक नहीं हो रहा या कुछ और सिम्टम्स हो रहे हैं, तो आपको डॉक्टर साहब के पास जाके बात करनी चाहिए। ओमिक्रॉन में एक और जो मेजर इशू आ रहा है, काफ़ी सारे लोगों ने ये भी कंप्लेन अपनी करके बताया है कि हमें बुखार भी नहीं हो रहा, हमें सिर्फ बहुत सीवियर माइल्डियाज, बहुत सीवियर वीकनेस ही महसूस हो रही है। अगर वो भी आपकी परसिस्ट कर रही है, देखा जाए तो कई बार ये होता है कि आप थक हार के काम से आए हैं, बाहर कुछ मेहनत वाला काम कर रहे हैं तो थक गए हैं, 1-2 दिन तक नींद ठीक से नहीं हुई तो आपको कमज़ोरी लगती है, शरीर टूटता है, जो नॉर्मल प्रोसेस है। अगर वो परसिस्ट कर रहा है, लिंगर ऑन कर रहा है बहुत देर तक, तो हमें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है कि क्या ये ओमिक्रॉन तो नहीं है। अभी तक टचवुड हमें कुछ ऐसे केसेस नहीं मिले हैं जो कि स्पॉन्टेनियस आए हों। हमने सस्पेक्ट किए हैं कुछ केसेस, उनके लिए हमने सैंपल्स भी भेजे हैं, बट डेफिनेटिव हमारे पास कुछ रिज़ल्ट इस तरह से आए नहीं हैं। कुछ स्टेट्स में केसेस आए हैं लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड हैं अभी। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस अभी हैं कि अगर आपको ओमिक्रॉन वेरिएंट डिटेक्ट होता है तो मैंडेटरी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है कि आपको हॉस्पिटल में जाके मैंडेटरी भर्ती होना है, आइसोलेट होना है, क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है, सरकार ये चाहती है कि ये बहुत ज़्यादा फैले नहीं। लेकिन उसकी जो फ्लिप साइड है वो ये है कि अगर ये माइल्ड डिजीज़ है और अगर फैल भी जाती है तो वो आपके प्री एग्जिस्टिंग जो आपने वैक्सीन अगर लिया हुआ है तो उसमें बूस्टर का काम करेगी, और अगर आपने नहीं लिया तो शायद आपको एज अ लाइव वैक्सीन कुछ इम्यूनिटी दे जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें अभी स्पेकुलेटिव हैं। किस मरीज़ में वो सीवियर रूप धारण कर ले या नहीं करे, वो थोड़ा सा अभी भी क्लियर बात नहीं है। वैसे हमारे दर्शक जो हैं वो ये ज़रूर बात को समझेंगे कि कोई भी बीमारी है, किसी तरह का भी बुखार है, अगर आपको दिक्कत ज़्यादा हो रही है, और ओमिक्रॉन के बारे में डॉक्टर साहब ने बता ही दिया है कि अगर आपको थकावट हो रही है, और थकावट वैसे तो आमतौर पर होती ही है, हम घर पहुंचते हैं थके हारे हैं, लेट जाते हैं, लेकिन आपको लगता है कि लगातार 2-3-4 दिन से ये प्रक्रिया जो है दोहराई जा रही है आपके साथ, तो ऐसे में तुरंत विशेषज्ञ की सलाह लें, डॉक्टर से बात करें कि आपको ये सब हो रहा है। और ओमिक्रॉन के बारे में एक बात जो डॉक्टर साहब ने बताई कि कई जो ऐसे पेशेंट हैं उन्होंने बताया कि उन्हें बुखार तक नहीं हुआ, तो थकावट लगातार रहना भी एक सिम्टम हो सकता है। तो हमें जागना है, हमें सचेत रहना है और विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लें ऐसे में। डॉक्टर साहब, हम ओमिक्रॉन पर चर्चा कर रहे हैं, तो ओमिक्रॉन के बारे में ये भी कहा जा रहा है अगर माइल्ड डिजीज़ है जैसे आपने बताया, तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो सकता है जी। अभी बहुत क्लियर, जैसे मैंने आपको कहा, अभी बहुत क्लियर नहीं है। अगर ये माइल्ड डिजीज़ है तो हो सकता है ये पैंडेमिक का अंत है जी, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि पैंडेमिक की अगर लाइफ स्पैन 2 से 2.5 साल है, और 2.5 साल में 2 साल के करीब तो हमें जूझते हुए हो गए हैं, शायद 2 साल से ज़्यादा ही हो गए हैं कुछ महीने, तो अगर ये 2.5-3 साल की प्रक्रिया है तो क्या हम उसके अंत में पहुंच गए हैं कि जो अभी वेरिएंट आया है, म्यूटेट करके आया है, हम सोच रहे थे कि जब भी म्यूटेटेड वायरस आएगा कोई बहुत मेजर वेव लेके आएगा, लेकिन ये एक माइल्ड वेरिएंट है
और अगर ये माइल्ड ही रहता है जी across the population age and their underlying susceptibility, हो सकता है कि ये पैंडमिक का अंत हो सकता है ये ओमिक्रॉन वेरिएंट बाकी सारे वेरिएंट्स को रिप्लेस करके अपना एक स्थान बना ले कि ये माइल्ड वेरिएंट कंटिन्यू रहेगा और वो इम्यूनिटी भी देता रहेगा, मेजर बीमारी भी नहीं करेगा और आपके साथ जैसे बाकी वायरसेस रह रहे हैं ये भी एक वायरस आपके साथ जुड़ जाएगा, आपकी ज़िंदगी में एक और चीज़ जुड़ जाएगी कि ये वायरस आपके साथ रह रहा है। अभी फ़िलहाल ये सब कहना बहुत जल्दी है। जी डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन की बात करते हैं। अब बहुत सारे लोग तो वैक्सीनेटेड हो गए हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग किसी न किसी पॉकेट्स में बैठे हैं, किसी न किसी घर में बैठे हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं हैं और वो ये सोचते हैं कि क्या ज़रूरत है, सब कुछ तो हो गया, पहली लहर आई चली गई, दूसरी लहर ने जो करना था कर लिया और तीसरी लहर आ रही है और कुछ सोचते हैं कि हाँ कुछ भी कर सकती है और कुछ सोचते हैं नहीं यार हम 2 में बच गए तो तीसरी में भी ऐसे ही रहते हैं, नहीं कराते वैक्सीनेशन। उन्हें क्या कहना चाहिए? देखिए जब भी हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं या इम्यूनिटी की बात करते हैं, हर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो हमारा एम 100% वैक्सीनेशन या 100% इम्यूनिटी कभी भी नहीं रहता। वो अचीव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो हम क्या अचीव करना चाहते हैं? हम ये अचीव करना चाहते हैं कि जो लोग काम पे जा रहे हैं, जो लोग बाहर निकल रहे हैं घरों के, वो वैक्सीनेट करवा लें अपने आप को। उनमें माइल्ड डिजीज़ अगर होनी है तो माइल्ड डिजीज़ हो जाए। अगर आपकी 70-80% कवरेज इम्यूनिटी आ जाती है, हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है, तो आपके जो बुज़ुर्ग जो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं उनमें इम्यूनिटी अपने आप आने के चांसेस होते हैं। लेकिन फिर भी हमारा जो आंकड़ा है वो 70% या 80% पर हमें पहुंचना है। यही बात मैं ये यहाँ कहना चाहूँगा कि अगर एक वायरस आया है हमारे पास भगवान की देन से कि वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है, बहुत जल्दी फैल रहा है और माइल्ड डिजीज़ कर रहा है, इट मे एक्ट लाइक लाइव वैक्सीन और बहुत जल्दी सब लोगों में फैल के बहुत जल्दी सब लोगों को इम्यून करके चला जाए। मैं यही इच्छा कर सकता हूँ, लेकिन ये कहना कि ये ऐसे ही रहेगा, सारी पॉपुलेशन में ऐसे ही रहेगा, बहुत मुश्किल वाली बात है। जी बिल्कुल, अभी के लिए मुश्किल वाली बात है। हम भी यही दुआ करते हैं कि ये आए और माइल्ड सिम्टम्स देकर हमारी इम्यूनिटी बढ़ाकर चला जाए तो बेहतर होगा। डॉक्टर साहब, अभी भी वो डेल्टा जो है वो अपना डेल्टा अभी भी है, दिखाता है, आता है, फिर डेल्टा अभी भी है। और जहाँ वैक्सीनेशन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ मैं दर्शकों से एक बात शेयर करना चाहूँगा। हमारा अपना जो एक्सपीरियंस है, पिछले 2 महीने में हमारे पास करीब 200 के करीब मरीज़ भर्ती हुए हैं, जिसमें 25% मरीज़ हैं जो फुली वैक्सीनेटेड हैं और वो 25% मरीज़ों में डिज़ीज़ माइल्ड देखी गई है। जिन लोगों ने एक वैक्सीन लगाया है, 25% मरीज़ वो हैं जिनको एक वैक्सीनेशन लगा है और उन्होंने दोनों वैक्सीन नहीं लगाए, और 50% मरीज़ ऐसे हैं जो कि बिल्कुल वैक्सीनेटेड नहीं हैं। सो इसका क्या मतलब कि अभी भी आपके पास जो मरीज़ एडमिट हो रहे हैं उनमें से मेजर चंक 50% उन लोगों का है जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है। अब अगर हम देखें कि डिजीज़ सिवियरिटी और मोर्टेलिटी की बात करें तो जितने लोगों की मौत हुई पिछले 2 महीने में कोरोना वायरस के साथ, उसमें से 50% मौतें उन लोगों में हुई हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगवाया हुआ। 50% से ज़्यादा मौतें उन लोगों में हुई हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट 35% मौतें उन लोगों में हुई हैं जिनको केवल एक वैक्सीन लगा हुआ था। तो जिन लोगों को 2 वैक्सीन लगे हुए थे, डिजीज़ माइल्ड थी, टोटल जितनी
मोर्टेलिटी हुई, उसकी सिर्फ 15% मोर्टेलिटी डबल वैक्सीनेटेड लोगों में है। लेकिन यहाँ पे मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि कुछ केसेस हमने ऐसे भी अभी देखने शुरू किए हैं जो कि सडन डेथ्स हो रही हैं, सडन हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, अनएक्सप्लेन्ड हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं या ऐसा भी सोशल मीडिया में वो कहते हैं कि क्या ये वैक्सीन के कारण है। वैक्सीन को दोष देना, अभी हमारे पास कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है, कोई ऐसा डेफिनेटिव एविडेंस नहीं है कि जो इस तरह के अनएक्सप्लेन्ड चीज़ें हो रही हैं वो क्या वैक्सीन से रिलेटेड हैं। हाँ, वैक्सीन के बेनिफिट मैंने आपको अभी बताए जो हम देख रहे हैं। ये सिर्फ हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, वर्ल्ड ओवर ये एक्सपीरियंस देखा जा रहा है कि अगर आप सिंगल वैक्सीनेटेड भी हैं तो भी आपको कुछ थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन है, डबल वैक्सीनेटेड है तो 100% प्रोटेक्शन है आपको। 100% तो नहीं कहूँगा कि 70-80% आप प्रोटेक्टेड हैं सीवियर डिजीज़ से। लेकिन जो अनवैक्सीनेटेड हैं उनमें मोर्टेलिटी ज़्यादा है। सो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए अगर एक मैसेज कुछ जनता को देना चाहते हैं तो ये यही कि वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं और सोशल वैक्सीन जो है हमारा मास्क, हमारी सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजेशन, उसको नहीं भूलें उसको नहीं भूलें। बिल्कुल, और उसी को हम भूलते जा रहे हैं और बेधड़क बाहर निकलते हैं और सोशल गैदरिंग्स जैसे हो रही हैं वहाँ देखकर कभी कभी तो डर भी लगने लगता है कि क्या सचमुच में कोविड-19 जा चुका है और दूसरी लहर जो डेल्टा की थी वो जा चुकी है। लेकिन जब विशेषज्ञों से बात करते हैं, जैसे आपसे बात की, या अस्पताल में जाते हैं, तब पता चलता है कि अभी भी हमारे आसपास डेल्टा जो है वो घूम रहा है और जब उससे मौका मिलता है और जिस पर मौका मिलता है वार करता है और कहता है कि भाई मैं यहीं हूँ, थोड़ा संभल जाओ, और अभी भी संभलने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, आजकल मौसम जो है वो ठंड वाला हो गया थोड़ा सा, तो ऐसे में जब कहीं सिम्टम्स की बात करते हैं, एक तरफ डेल्टा है, एक तरफ ओमिक्रॉन है और एक तरफ फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, ये सब कुछ मिक्स्ड सा हो जाता है। कुछ स्पेसिफिक हम पहचान कर सकते हैं अपने आप में? जी नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अभी कुछ देर पहले तक, अभी तो वी आर फॉर्चुनेट कि सर्दी हो गई तो मच्छर मरने शुरू हो गए, तो डेंगू कुछ हद तक कंट्रोल में आ गया। नहीं तो हमें तो डेंगू ने भी उतना ही परेशान किया हुआ था जितना कोविड ने किया हुआ था। सर्दियां मौसम है फ्लू का नेचुरल। हमारे यहाँ इंडिया में दो पीक्स आती हैं फ्लू सीज़न की, एक सर्दियों के टाइम पे आती है और एक गर्मियों के टाइम पे आती है। तो ये मौसम है फ्लू का, और फ्लू से बचने के लिए भी यही उपाय हैं, मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग। हाँ, ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको खांसी ज़ुकाम हो रहा है, आपके घर में किसी को खांसी ज़ुकाम हो रहा है, बच्चों को खांसी ज़ुकाम हो रहा है, तो उनको आप प्रिकॉशन लेके आइसोलेट करें, जैसे हम कोविड के इनिशियल डेज़ में कर रहे थे। बच्चों को अगर खांसी ज़ुकाम है तो स्कूल नहीं भेजिए, खेलने नहीं भेजिए। अगर आपको खांसी ज़ुकाम है तो आप अपने आप को अपने घर के बुज़ुर्गों से अलग कर लीजिए। मुझे नहीं मालूम कि वो कोविड होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर वो फ्लू भी होगा तो भी आपके बुज़ुर्गों को, घर वालों को वो इफ़ेक्ट कर सकता है। अगर किसी को डायबिटीज़ है, किसी को किडनी डिजीज़ है, उनमें फ्लू ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो जो प्रिकॉशन हम कोविड के लिए लेते हैं वही प्रिकॉशन फ्लू के लिए हैं, और अगर हम उनको फॉलो करेंगे या उन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो पॉसिबल है कि हम अपने घर वालों को कोविड के साथ साथ शायद फ्लू से भी बचा सकें। टाइम निकल चुका है फ्लू वैक्सीनेशन का, लेकिन अगर घर में बुज़ुर्ग हैं
और उनको फ्लू वैक्सीन नहीं लगा हुआ तो आप प्लीज़ लगवा लें। नॉर्मली हम ये कहते हैं कि सर्दियां शुरू होने से पहले लगा लेना चाहिए। सितंबर अक्टूबर बेस्ट टाइम है। लेकिन अगर अभी भी आपके घर वालों में घर में बुज़ुर्ग हैं, डायबिटिक्स हैं, किडनी डिजीज़ के मरीज़ हैं या और कोई दवाइयाँ ऐसी खा रहे हैं, कैंसर के मरीज़ हैं, तो फ्लू वैक्सीन लेना अभी भी फ़ायदेमंद हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, चलते चलते थोड़ा इम्यूनिटी की बात करते हैं। और जब ये कोविड आया उसके बाद हमने अपनो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, इम्यून करने के लिए हमने ना जाने क्या कुछ नहीं लिया, पिया, खाया। तो ये सब कुछ ज़्यादा फ़ायदेमंद करता है या नुकसानदेह भी साबित हो सकता है? आप मुझसे ना मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं। अगर मैं सही जवाब दूंगा तो भी मुश्किल में आ जाऊंगा, और अगर मैं कुछ गलत बोलूँगा तो भी मुश्किल में आ जाऊंगा। हाँ, हमारे आयुर्वेदा में, हमारे घरेलू नुस्खों में कुछ चीज़ें ऐसी कही गई हैं जिनको हम बचपन से मानते आए हैं कि वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। ये दावा करना कि हाँ वो 100% हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं मुश्किल बात है। लेकिन हाँ, इतना हम ज़रूर कह सकते हैं कि जो हम एलोपैथिक मेडिसिन या जो साइंटिफिक तरीका जिससे हम चलते हैं, उसमें कुछ विटामिन्स हैं जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, ये आपकी इम्यूनिटी को कुछ हद तक बढ़ाते हैं। कुछ ट्रेस एलिमेंट्स हैं वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ्रेश फ्रूट्स खाएं, सब्जी खाएं, फ्रेश चीज़ें लें। लोगों को बहुत शौक़ होता है जूस पीने का, लेकिन जूस नहीं भी पिए, फ्रूट भी खाएं तो भी काम चल जाएगा। आप अगर पंजाब में या कहीं पे हरियाणा में आप रहे हैं तो आपको याद होगा कि इस दौरान, सर्दियों के दौरान, वो आंवले का मुरब्बा और वो चीज़ें बनाई जाती थी। आंवला इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो शायद उनको तब भी पता था कि विटामिन सी अगर हम लेंगे तो शायद हमारा इम्यून रिस्पॉन्स बेटर होगा। मे बी इट इज़ वर्किंग। नुकसान जब तक कोई चीज़ नहीं करती है तब तक उसको लेने में कोई नुकसान नहीं है। शायद वो फ़ायदा करे ना करे। बेसिक प्रिंसिपल हम जब भी दवाइयों का या वैक्सीन्स का या किसी भी चीज़ का लेते हैं तो हम पहले ये जानना चाहते हैं कि ये चीज़ नुकसान तो नहीं करेगी। अगर नुकसान नहीं करती तो फ़ायदा ना भी करे तो कोई बात नहीं। बिल्कुल सही है, और यही हम आपसे जानना चाहते थे। तो हमारे दर्शक जो हैं वो भी ये जान चुके हैं कि पहले ये ज़रूर जान लें कि आपको कहीं इसका नुकसान तो नहीं होगा। और जब कभी भी इस तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा संभल कर इस्तेमाल करें। ये नहीं कि धड़ाधड़ धड़ल्ले से आप उसे इस्तेमाल करेंगे तो समस्या भी हो सकती है, ऐसा विशेषज्ञ ही कहते हैं। और दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा अपने आप को संभालिए, पैनिक क्रिएट ना करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हैंड सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें, और जो एक मास्क है वो ज़रूर पहनें क्योंकि ये भी एक रक्षा कवच है। और अपने आप को वैक्सीनेटेड ज़रूर कराएं, यानी कि टीका लगाना बहुत ज़रूरी है। उससे आप अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, तभी तो आपका परिवार और फिर सोसाइटी जो है वो सुरक्षित रहेगी। डॉक्टर आशीष भल्ला अब हमारे कार्यक्रम में आए और ओमिक्रॉन और कोविड-19 को लेकर बहुत अच्छी चर्चा हुई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू।